नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अवर सीएमए सेशन। और आज जो है हमने लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के दो क्वेश्चन और इससे पहले भी एक क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया और हमने ये समझ लिया कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टेक्निकली कोई बहुत बड़ी टॉप टॉप चीज नहीं है। इसमें सिर्फ एनालिसिस क्या है कि आपके कोस्ट ड्राइवर को आपने पकड़ना है, आपने कोस्ट पूल को पकड़ना है और उसके जरिए से एक ओवरहेड का डिपेंडिंग ऑन द कोस्ट ड्राइवर कितना कहाँ पर कंज्यूम हुआ है उसको नया ओवरहेड बनाना है। अब इसी जिम्न में मैं आज इसको क्लोज भी करूंगा और आपको अब तीन क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दिए उम्मीद है आप लोगों ने कर लिए होंगे। इन केस अगर आप नहीं कर पाते हैं और आपको लगता है कोई प्रॉब्लम फेस आती है तो आई एम हियर, आई एम ऑलरेडी जो है मैं इस चीज के ऊपर मेरा पॉइंट यही है कि आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इसको कर पाए। अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं तो यू कैन मतलब आप मेरे साथ जो है इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग में मसला नहीं आता। एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग कोई तूफानी चीज नहीं है। इसी जीवन में एक छोटा सा एक सवाल है आई कैप का। ये आई कैप का सवाल भी है और ये आई कैप का बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल भी है। आई कैप क्या करता है, पहले तो आई कैप जो प्रायर है, जब से आई कैप ने बुक बनाना शुरू की, देखिए बुक आई कैप ने ना बड़े फेजेस में आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व किया। पहले क्या होता था कि बुक के अंदर आपको कोई एग्जाम्पल खास नहीं मिलते थे, छोटे मोटे एग्जाम्पल डल गए और एक होती थी प्रैक्टिस किट और उसके अंदर जो है सारे के सारे सवालात छोटे बड़े सारे मिला के। और वो प्रैक्टिस किट में भी क्या होता था कि पास पेपर के सवालात होते थे, हार्डली मैं कहूँगा रेयर ऐसा होता था कि वो कोई दूसरा कोई सवाल दे दिया। आपको FAR 2 में इस तरीके का सिनेरियो मिलेगा जहां पर कंसोलिडेशन के लिए बेसिक एग्जाम्पल कुछ आई कैप ने बनाए हुए थे शुरू में ही, लेकिन वो बड़े मतलब के नाजुक से एग्जाम्पल है। वो ऐसा है बच्चा बोले बस वो खा पी रहा हो, कोई कॉर्नफ्लेक्स खा रहा है, सुबह में उसको नाश्ते में आया मुझे कंसोलिडेशन करनी चाहिए तो वो बैठ के कर ले, वो वैसा वाला। तो उसमें कोई जहन नहीं लगता था ज्यादा, वो सिंपल क्वेश्चन हुआ करते थे। अगर उनसे उस नेचर के सवाल करने होते थे हम कहते थे यार F3 जो है ना उसकी ACCA की उससे कर लो, वो भी ऐसे ही सवाल होते हैं, बेसिक बेसिक बेसिक, बहुत ज्यादा तूफानी नहीं होते। फिर आई कैप ने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता आई कैप ने प्रैक्टिस किट की जो समंदर था उसको क्या किया कि हर क्वेश्चन के साथ हर चैप्टर के साथ आखिरी में कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स के नाम पर उन्होंने सवालात को पुट कर दिया। अच्छा, इसमें डिपेंड करता है, जैसे आप ICA CA में पढ़ रहे हैं तो CA के अंदर तो उसने हर चैप्टर के साथ साथ मुंसलिक 3-4 कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल दे दिए, इसने 3-4 दिए, मैंने आपको 6 दिए। लेकिन अगर आप उसको कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स को भी करते हो तो यू विल हैव अ फेयर आइडिया कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। लेकिन क्या सारे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल करने चाहिए? मर्जी है आपकी। मैंने आपको पहले भी कहा कि आपका असल मकसद क्या है, आपको टेक्निकल एस्पेक्ट आना चाहिए और आपका हाथ साफ होना चाहिए। अगर वो दो क्वेश्चन से अचीव हो जाता है फबीहा, टेंशन की बात थोड़ी है इसमें कोई। हर बंदे का एक जैसा पैमाना नहीं होता। मैं यहाँ पर कभी भी है ना कुल्ली कायदा नहीं बताता, कोई भी कायदा कुल्ली होता ही नहीं है टेक्निकली, हर कायदा अक्सर ही होता है। दुनिया में अल्लाह ताला ने असबाब बनाया ना, आप कोई भी लॉ पढ़ें, फिजिक्स के लॉ पढ़ लें, फलां के लॉ पढ़ लें, उसमें कहीं ना कहीं बोलेगा यार ये एक्सेप्शन टू द रूल है, ये एक्सेप्शन टू द लॉ है। क्यों है? क्योंकि हर कायदा कुल्ली नहीं होता, अक्सर ही होता। तो इसी तरीके से जब भी मैं कोई स्ट्रेटेजी बताता हूँ, कोई चीज बताता हूँ तो वो कुल्ली नहीं होती, अक्सर ही होती है, ज्यादातर जगहों पर अप्लाई हो जाती है। लेकिन जैसे कि कहा कि हर इंसान जो है अपने अपने जहनों के एतबार से चीजों को अडॉप्ट करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मेरा जाविया यही है कि इफ यू आर एबल टू गेट दैट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज कि आप सवालों को सॉल्व करेंगे और आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही, तो इट मीन्स यू आर रेडी फॉर दैट क्वेश्चन, वो या फॉर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, जहन में बस आपको होना चाहिए कि मैंने उसको करना कैसे है, बस दैट्स इट। CA में कोई रूल कोई फॉर्मेट तो नहीं, आप जैसे फॉर्मेट से कर लें। आई कैप कभी भी फॉर्मेट रिकमेंड नहीं करता, आप चेक कर लीजिए जाके। आई कैप के आंसर किसी और फॉर्मेट में होंगे, आप किसी और सवाल के फॉर्मेट पे करते होंगे। मान लेते हैं हम 10 टीचर पढ़ाते हो सकता है हम 10 टीचर में से 4 एक फॉर्मेट फॉलो करते हो, 4 एक फॉर्मेट फॉलो करते हो, 2 एक फॉर्मेट फॉलो करते हो। तो फॉर्मेट की गेम नहीं है ये, गेम है कि आप उसको किस तरीके से करते हैं। अगर आप मिसाल है, कुछ लोग हॉरिजॉन्टल करने के आदी होते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल करने के आते हैं, कुछ लोग वर्टिकल करने का आदी होते हैं, चलता है। कुछ लोग टुकड़ों टुकड़ों में करने के आदी होते हैं, तो भी चलता है। तो हर टीचर का अपना जाविया है, आप हर बच्चे का अपना जाविया है, जैसे वो करना चाहे। द ओनली थिंग which I am concerned is
कि आपको आना चाहिए। ठीक है, इस सवाल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, अदरवाइज इस सवाल में कोई ऐसी जान नहीं है। आप मेरे सवाल जो मैंने आपको दिए प्रोवाइड किया, अगर आप उनको देखें वो बहुत लंबे लंबे हैं, आप वहां पर करेंगे आपका 10-15 मिनट 20 मिनट जाया होगा, 4-5 मिनट तो पढ़ने में जाया होगा। ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा कि आपको सवाल की निटी ग्रिटीज का अंदाजा हो जाएगा। अब देखिए बेटा, यहाँ पर हम इस सवाल को अगर देखते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जरा इस सवाल को, इसको जो है ना, मैं किसी इधर ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये जो है नजर में भी आए और चले भी, आप लोग को नजर भी आए। चले जी, इस सवाल को जो है हम इसको हम कर देते हैं कॉपी और इधर आके कर देते हैं पेस्ट। इसको कर देते हैं हम, ये क्या बात हुई यार, ये तो कोई बात ही ना हुई। अच्छा जी, ये जरा सा इसमें जो है हम इतने ज्यादा वो नहीं है। अच्छा जी, ये सवाल आ गया है, तो थोड़ा सा बड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए इसको करना कैसे। और इस सवाल को थोड़ा सा साइड पे बिठा के और इजी पीजी होके हम इस सवाल को देखते हैं। सवाल को खुद मैंने बड़ा इस तरीके से किया था कि आप लोग की स्क्रीन पे विजिबल हो, बाकी कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। कुछ है ये आपके पास अवेलेबल है, इसीलिए सवाल को मैं उसमें आपको पेस्ट कर, मतलब कि हमारी जो एसटीटी का प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं उसके अंदर मैं पेस्ट भी नहीं करूंगा। उसमें अगर कोई एडिशन करनी होगी इंशाल्लाह तो मैं नेक्स्ट सेट का बना के दे दूंगा, वरना वो 6 क्वेश्चन इज मोर देन एनफ फॉर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। 3 मैंने करा दिए हैं, 3 आप करें, जहां आप फंसते हैं मुझे बताइए। अच्छा, इसमें आ जाता है, हम पढ़ते हैं गीगा कॉरपोरेशन। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए ये, ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल नुमाया हो रहा है, नजर आ रहा है, ये आप लोगों के लिए बेहतरीन चीज होगी। अब आ जाते हैं, ये पढ़ते हैं गीगा कॉरपोरेशन। गीगा कॉरपोरेशन क्या करती है? गीगा कॉरपोरेशन जो है वो लीडिंग एज प्लांट ऑफ स्प्रेइंग टेक्नोलॉजी है। इट हैज 3 कस्टमर ए, बी एंड सी, who produces सी G01, G02 एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली। 3 कस्टमर है, 3 प्रोडक्ट बनाते हैं। दिस प्रोडक्ट आर फिनिश्ड बाय गीगा इनकॉर्पोरेशन आफ्टर फाइनल कंप्लीशन। प्रोडक्ट G101 requires 6 coat of paints, प्रोडक्ट G102 requires 4 coats of paint, प्रोडक्ट G103 3 coats of paint। आसान कर लेते हैं, अज्यूम कर लीजिए गाड़ियों को पेंट करते हैं। आप लोगों को आइडिया है गाड़ियों को पेंट करने के लिए क्या होता है? उमूमन तो ऐसा होता है कि जो इंडस्ट्री चल रही होती है ना, वो इंडस्ट्री क्या करती है कि पेंटिंग तक का अपने पास, जैसे मिसाल है होंडा होगी, सुजुकी होगी, किया होगी, उनके पास पूरी असेंबली लाइन होती है। असेंबली लाइन होती है और फिनिशिंग लाइन होती है। तो असेंबली में पार्ट्स बनते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं, फिर आखिरी में पेंट का आता है ऐसा। तो पेंट में पहले बेस कोट लगता है, फिर आपके जो भी कलर अकॉर्डिंगली होता है उसका कोट लगता है। ये एक जेनेरिक कार की पेंटिंग। बाजू का ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको कंपनी बोलती है मैं पेंटिंग डिवीजन बनाऊं, इसमें ज्यादा खर्चा आ जाएगा और मैं इसका चैंपियन भी नहीं हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ किसी ऐसी कंपनी को दे देता हूँ जो मुझे पेंट करके दे दे। और कुछ वाकई ऐसे पेंट होते हैं उसको हर कंपनी करती भी नहीं है। मैं एग्जांपल दूं आपको, एक कलर को आप सर्च कीजिएगा, मेरे ख्याल है पर्ल वाइट कहते हैं उसको, हाँ पर्ल वाइट। पर्ल वाइट पाकिस्तान में कोई भी गाड़ी में नहीं आता, किसी भी गाड़ी में नहीं आता। ये एक बड़ा फैक्चुअल बताता हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस समझने की चीज है। क्यों नहीं आता? पर्ल वाइट में डबल कोटिंग होती है। आप जितने भी कलर करेंगे उसमें सिंगल कोट, मतलब वन टाइम कोट लगता है उसका। ठीक है, जो आप कलर कर रहे हैं उसका वन टाइम, वो क्या होता है कि पहले आपको कलर व्हाइट करना है, इसके बाद पर्ल वाइट के लिए दोबारा वही कलर करना है ताकि उसका कलर जो है निखर के सामने आए। इसीलिए पाकिस्तान में कोई भी उसको ऑप्ट बनाता ही नहीं है, पर्ल वाइट ऑफर भी नहीं करता। सारी कंपनियों को चेक कर लीजिए, पाकिस्तानी गाड़ी की। बाहर की गाड़ियों की तो आती है, पाकिस्तान में टेफ्टा वाइट आता है और एक सॉलिड वाइट आता है, लेकिन पर्ल वाइट नहीं आता। ये एक बड़ा फेनोमेन है पाकिस्तान में, चीजें होती हैं। बहरहाल वो 3 कंपनियों को 3 प्रोडक्ट बनाते हैं, एक को 6 कोट लगते हैं करते हुए, एक को लगते हैं 100 प्रोडक्ट G102 को 4 कोट लगते हैं, एक को 3 कोट लगते हैं। भाई एक टोयोटा है, एक होंडा है, और मैं एक जो है सुजुकी है, 2 कोट वाली सुजुकी होगी। उसको तो बच्चा अगर दूर से जाके पप्पी कर ले उसका कलर उखड़ जाता है, मैं तो मजाकन कहता हूँ इसे। तो मुझे मुझे बड़ा इसमें एक वो है कि यार खुदा के बाद से 50-50 लाख रुपए की, 40-40 लाख रुपए की गाड़ियां बेच रहे हो, पेंट की क्वालिटी ऐसी हो ना बंदे का दिल करे आ हा चंगा आना मैन, मजा आ जाए उसको। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं बहरहाल। All products are of different shapes and sizes, therefore different quantities of paint are needed। ऐसे ही होता है। एक गाड़ी है कल्टस, एक गाड़ी है मेहरान, एक गाड़ी है एआरएस। साइज डिफरेंट है, जितना बेस एरिया उसका बड़ा होगा, यानी जिसका उसका वॉल्यूमिनस बाहर का कवरेज एरिया बड़ा होता है, तो पेंट लगेगा। आगे कहता है पेंट इज डिलीवर इन बैचेस ऑफ वेरियस साइजेस डिपेंडिंग ऑन द फिनिशिंग वे रिक्वायर्ड।
पेंट भी जो है वो बेचिस में आपको वेरियस साइजेस में डिपेंड करता है और कितने आपको चाहिए होते हैं, वो सारी कहानी इसने लिख दी। बोलता है G101 को 7 लीटर पर यूनिट्स लगते हैं, G102 को 5 लीटर्स पर यूनिट लगते हैं, G103 को 4 लीटर्स पर यूनिट लगते हैं। यहाँ पर भी बात समझ है, ये कोई मसले वाली बात नहीं है। तो पेंट की क्वालिटी की बात हो गई। अब क्या कहता है, प्रोडक्शन डिटेल ऑफ ईच प्रोडक्ट आर बजटेड एज फॉलो। वो कहता है भाई कितने आप कलर, ये देखो 500 यूनिट को स्प्रे करेगा, इसके 400 यूनिट को स्प्रे करेगा, 300। इसको सिर्फ मैं तमहीद बना रहा हूँ, आपने सवाल खुद ही करना है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन समझ लीजिए क्लोजर, भाई इसमें कुछ है नहीं करने को। और मैंने फिर भी सारी चीजों को घुमा के देखा, मुझे ऐसी कोई चीज नजरों से नहीं गुजरी कि जो मैं समझूं कि आप लोगों को आनी चाहिए और आप लोगों को नहीं आती। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज मेरी नजरों से गुजरी नहीं। ठीक है, अच्छा मैंने जैसे कि कहा कि पास पेपर है नहीं इसके, ये एक दो जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल लगे हुए ना, आप उसको जाके इसके 3-4 पास पेपर पुराने आ रहे हैं उसको कंपेयर करके देख लें, है ही नहीं, पास पेपर ही नहीं होंगे उसके। तो ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा उठ के बोलता है सर ये तो ज्यादती है पास पेपर, भाई पास्ट पेपर जो है उन सवालों के जो कॉम्प्रिहेंसिव सवाल आएंगे ना, अभी हम तो गुजरे ही नहीं है, अभी तो हम गुजरे ही नहीं है, सिवाय मटेरियल में थोड़ा बहुत होता है, बाकी में इतने कोई खास आते नहीं। ओवरहेड के भी जो मैंने करवाए ना, देखें प्रायर टू दिस स्कीम, पहले वाले स्कीम में ओवरहेड का प्रॉपर क्वेश्चन आता था, और उसकी रीजन ये थी कि वहां पर लेबर था ही नहीं, तो या तो मटेरियल से पूछना है या ओवरहेड से पूछना है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नाम की भी कोई चीज नहीं होती थी। इसमें क्या हो गया है कि अब आपके पास खेलने को ज्यादा एरिया है, नंबर स्प्रेड करने को ज्यादा एरिया है। ठीक है, और फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में तो फिर आई कैप को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, वो तो कहता है भाई इसमें तो ओवरहेड भी पूछा है, मटेरियल भी पूछा है, तो ये सेक्शन ए में भी फॉल करता है, सी में भी, तो आधे नंबर उसके आधे इसके, ऐसे सवाल भी पूछ लेता है। तो वो जब सवालात करेंगे तो उस वक्त ही देखेंगे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन वाले सवाल करने की अभी आप पोजीशन में ही नहीं, अभी आपको नहीं पता मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है, सीबीपी क्या होती है, कोई चीज आपको नहीं पता, आपको नहीं पता प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, आपको नहीं पता जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्या होती है, अभी आपको कोई भी चीज नहीं पता। तो जस्ट चिल, रिलैक्स। रिफ्रेशर वालों बच्चों को पता है, आप अभी अपने आप को बोलो तुझे नहीं पता। उसकी रीजन ये है कि जब तक पुराना जो, कभी आपने दीवारों पे पेंट करा है, नहीं करा है तो चलो मैं बता देता हूँ। कभी आप दीवारों पे पेंट कराने जाएंगे ना, तो आपको जो पेंटर होगा, जो बेसिकली जो पेंट करते हैं, जो फिनिशर होते हैं, जो पेंट जॉब्स करता है, वो आपको कहेंगे कि सर इसके जो है ना पहले मुझे इसके कलर को उतारना पड़ेगा, और वैसे ही होता है, पूरे कलर नहीं उतरता, तो कहीं पर ऐसा कलर होता है कि यार वो पक्का है और आपको सिर्फ ऊपर कोटिंग करानी है। ठीक है, तो वो भी ऑप्शन देते हैं, और बाजू का तो बोलते हैं मैं पूरा कलर उखेड़ूंगा, पूरा कलर उखेड़ूंगा, पूरी लापी करूंगा, पूरी दीवारों को सेट करूंगा, उसको तारपीन पता नहीं क्या क्या करते हैं, बहरहाल वो, और लापी पिलाऊंगा, और आपकी दीवारें पुरानी और आपने 10 साल से कलर नहीं करा है, ये दीवारें लापी की प्यासी हैं, आपको कराना पड़ेगा। और बड़ी चीज पुट्टी, और बोलते हैं ना जिसको पुट्टी बेसिकली कहते हैं, हम लोग उर्दू वाले हैं, उर्दू दान जिसके मैंने आपको कहा। तो वो क्या करते हैं कि उसको पहले पूरा चीजों को उखेड़ते हैं, इसके बाद वो कलर करना शुरू करते हैं, और वाकई कलर के पेंट से ज्यादा ये वाला काम महंगा पड़ता है, ये लापी वगैरह करवाना, इसमें लेबर आवर्स भी ज्यादा लगते हैं, और वो पेंट करना गया है वो तो शपड़ शपड़ मार के निकल जाएगा, उसको कौन सा वो बस पेंट की कोटिंग उसको देखनी होती है कि कोड बराबर चलने चाहिए, जितने हाथ लगे उतने हाथ सारी दीवार पे हो ताकि शेड बराबर है, बाकी जो चीजें पीछे जो मेहनत लगती है वो ज्यादा लगती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, अभी आप लोगों ने पढ़ लिया है पहले ही, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यार ये वाला तो मैंने वैसे पढ़ा था, तो ये तो उधर वाला मजे वाला था, तो इधर अभी 1 मिनट के लिए भूल जाए जो आपने पढ़ा था, और आप जो पढ़ते जा रहे हैं ना उसको, नई नॉलेज को अपडेट करते चले, सवाल को उस तरीके से अपडेट करते चले जाए, यकीन माने यू विल लव इट, यू विल लव इट। वजह ये है कि बाज वक्त हम फेल इसीलिए हो रहे होते हो कि हम कोई ट्रिक को, हम समझ रहे होते हैं हम ट्रिक को मिनो अन तस्लीम कर चुके हैं, और उसको ऐसे ही अडॉप्ट कर चुके हैं, नहीं करते हैं हम। टीचर एक लेवल पे होता है यार, टीचर एक मिनहाज पे होता है। मैं, मेरे जितने भी टीचर है माशाल्लाह, मेरे जितने भी कुलीग्स भी, मतलब आप कुलीग्स तो नहीं कहूंगा यार, वो मेरे लिए बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं यार, मेरे लिए बहुत मोअज़्ज़ज़ है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। टीचर्स की रिस्पेक्ट मेरे लिए क्या है, आप अंदाजा नहीं है, कभी आप मिले मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, और कभी चाय वाय पे पीने चले, मैं आपको बताऊंगा टीचर्स की मेरे लिए क्या रिस्पेक्ट है। ठीक, और लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहता हूँ कि वो जो टीचर्स होते हैं ना, आप जो नंबर वो आपको पढ़ा रहे होते हैं, यकीन मानो वो आपके लेवल पे आके नीचे आ रहे होते हैं, वो दिमागों में सोल्व करते हैं यार, दिमागों में उनको पता होता है ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ये 8 ये 6 स्टेप चलने सॉल्व हो जाए, तो वो आपके लिए आते हैं कि यार बच्चे को आहिस्ता 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 पहले, और बाज़ अगर बच्चा उसमें भी उस चीज को मिनोवन नहीं एक्सेप्ट करता, मिनोवन का मतलब क्या होता है, एज इज, जैसे वो आपको पढ़ा रहा है एज इज, हम नहीं कर सकते अडॉप्ट, पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं कि कहीं ना कोई ऐसा पॉइंट छोड़ देते हैं जो कि शॉर्टकट होता है, और हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर चुके होते हैं, समझ नहीं रहे होते हैं, और फिर एग्जाम में उसी चीज को, तो फिल वक्त आपको समझ में आपको नहीं आ रहा।
आप जब इनको करें इसके बाद फिर आप उस स्ट्रेटेजी को इस स्ट्रेटेजी को दोनों को मिला के जो आपको अच्छी लगे करें। असल पर्पस क्या है, पेपर पास होना। मेरा करें दूसरों का करें, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कोई, मैं कभी भी इस चीज का कायल ही नहीं। मेरा असल पर्पस क्या है कि आपके दिल में जो ये CMA वाली चीजें हैं सारी हैं वो उतरे, इस तरीके से अल्लाह ताला उतारे कि जब आप पेपर एग्जाम में देने के लिए जाए तो आप पास आउट करें। और बेशक इसमें अल्लाह की रजा ही होती है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि आज आप लोग अगर रिफ्रेशर लेना पड़ा, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, यार मैंने क्यों रिफ्रेशर लेना पड़ा है, मेरे से जो हल्का था वो तो पास आउट कर गया। काम डाउन। आप जैसे प्लान करते हैं वो दुनियावी असबाब की बुनियाद पर प्लान करते हैं, और जो अल्लाह ताला जो है ना वो अपनी हिकमत से अपने इल्म से सब जानता है क्या आपके लिए बेहतर है क्या नहीं। हम जो समझ रहे होते हैं ना कि यार मैं समझता हूँ ये बेहतर है, कसम खुदा की बता रहा हूँ, कई ऐसे ऑप्शन है जो मुझे लगता था उस जिस वक्त मैं कर रहा था मुझे लग रहा था यार ये तो बेहतर है, लेकिन जब मैं उससे गुजर गया वो मुझे नहीं मिला, मुझे थोड़ा सा ये भी लगा कि यार ये होता तो यूं हो जाता, क्योंकि पॉसिबिलिटीज दिमाग में चलती रहती हैं। जब मैं उससे गुजर गया और थोड़े अरसे बाद आया ना, मैंने बोला नहीं यार, अगर मैं ये वाले रूट से आता तो शायद मुझे ये आता ही नहीं जो मेरे को अब आता है। तो बहुत सारी चीजें आपको अल्लाह ताला जो है ऐसे रूट से गुजारता है कि अल्लाह की कसम आपको मजा आ जाता है कि हाँ यार ये तो मेरे गुमान में भी नहीं था। तो इंसान के तो बैरियर है ना बेटा। ठीक है, तो इसको चलते हैं। अब वो बोलता है बैचेस ऑफ पेंट रिक्वायर्ड, 10 बैच लगेंगे, 8 और 6 बैच क्या होता है भाई। मिसाल के तौर पर मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जब हमें एक ही, आप देखो पेंट की मशीनें तो एक ही होती है ना, रोबोटिक हैंड वाली करें या जो भी है, तो वो क्या करता है, कोशिश करता है कि वन फ्लो में निकाले। मिसाल के तौर पर आपको 4 गाड़ियां व्हाइट पेंट करनी है और 4 गाड़ियां ब्लैक पेंट करनी है, क्या करेंगे आप कहेंगे सर पहले या तो 4 व्हाइट कराओ या पहले 4 ब्लैक कराओ। क्यों? क्योंकि व्हाइट के बाद ब्लैक करने के लिए आपको तमाम इक्विपमेंट को धोना पड़ेगा, पूरा सेटअप बैठाना पड़ेगा, सारी चीजों को ठीक करना पड़ेगा, ऐसे ही है ना। अगर व्हाइट का ही रंग चल रहा होगा आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये होते हैं बैचेस। क्या होते हैं? बैचेस होते हैं। फार्मा में आपको बहुत मिलेंगे बैचेस, बहुत मिलेंगे। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में जाओगे ना, बच्चों के कपड़े बनते हैं वो पूरे पूरे एक बैच में बनते हैं। भाई ये पूरा बैच हम लोगों ने बच्चों का बनाना है, 500 पीस का बैच, 1000 पीस का बैच, ये बैचेस में बनता है। क्योंकि इससे आपकी एफिशिएंसी आती है, मशीन भी एफिशिएंट होती है, आपके जितने सेटअप, क्योंकि सेटअप को उसमें टाइम जाया होता है ना, प्रोडक्टिव आर नहीं होते वो। अब आ जाता है मशीन अटेंडेंट टाइम इन मिनट्स, 60 मिनट और 50 मिनट। जाहिर है वो मशीन चल रही है तो वो खड़ा होकर देखेगा कि भाई कोई मसला तो नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसमें 45 मिनट लगते हैं, इसमें 60 मिनट लगते हैं, इसमें 50 मिनट लगते हैं। और ये आता है कॉस्ट ऑफ पेंट पर यूनिट, 550 रुपये लगते हैं, 500 रुपये लगते हैं, 450 रुपये लगते हैं। मशीन अटेंडेंस का दे दिया कि भाई ये 86 रुपये उसकी पर आवर कॉस्ट है। आगे ओवरहेड बताता है, वो बोलता है पेंट स्टीयरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, आगे कहता है पेंट स्टीयरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी है, और फिलिंग ऑफ स्प्रेइंग मशीन। जाहिर है आपको स्प्रे मशीन को फिल करना है, इसकी भी कॉस्ट होती है। पेंट स्टीयरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, पेंट के काम में क्वालिटी कंट्रोल का बड़ा एक मतलब समझ लीजिए कि बहुत बड़ा एक उसका इनपुट इनपुट होता है, बहुत बड़ा इनपुट। देखो क्वालिटी कंट्रोल में क्यों होता है, आप कोई भी चीज को पेंट कराएं, कोई भी चीज को सिमिलर कलर से भी पेंट करने से शेड्स आते हैं, डिफरेंट शेड्स मिल जाते हैं। बाज वक़्त क्या होता है कि पेंट जब चल रहा है तो वो तो एक लेयर में पेंट कर रहा है ना, तो बाज उसके नोजल में कुछ आ गया तो कहीं पर वो ज्यादा कहीं पर कम पेंट कर देता है। ये भी एक क्वालिटी कंट्रोल का पूरा एक आता है। आगे कहता है कॉस्ट ऑफ ड्राइवर यूज फॉर ईच एक्टिविटी। बोलता है, वो खुद बता रहा है, कोस्ट ड्राइवर भी बता दिए, बेचेस ऑफ पेंट है, कोट्स ऑफ पेंट है, लीटर्स ऑफ पेंट है। आगे क्या कहता है, कैलकुलेट यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्टिविटी। अब देखें सवाल के अंदर, आप देखें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सवाल हम कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं हमें क्या नजर आ रहा है, सर वो एक्सपेंडिचर का पूल भी खुद बताता है, सही है, और सर वो कॉस्ट ड्राइवर भी खुद बताता है। तो जहाँ नहीं बताएगा, हमने कहा क्या, हमने हमने जब पहले भी डिस्कस किया, हमने क्या कहा कि हम उसको उसके क्लोजेस्ट जहां पर वो लिंक कर सकता होगा कर देंगे। क्या है कि अब उसके नंबर काटेगा नहीं, नहीं काटेगा। अब कोई बंदा जो है उसको मिसाल है कोई ऐसा खर्चा है जो लेबर से भी लिंक हो सकता है, मशीन से भी लिंक हो सकता है, और वाकई ऐसा है। तब दो टीचर भी बैठे हो तो वो दो राय दे सकते हैं, दो बच्चे बैठे हो दो राय दे सकते हैं, और वो दोनों राय सही है, मोतबर है, मानेगा है कि क्यों नहीं मानेगा। लेकिन आम तौर पर ऐसा में खर्चा नजर नहीं आता। मैंने जितने भी सवाल देखे, या वो मशीन से लिंक होंगे या लेबर से लिंक होंगे या आर से मतलब किसी ना किसी चीज से ऐसे लिंक होंगे कि आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उसने सारी चीजें दे दी। आगे नीचे क्या कहता है बेटा, वो कहता है यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग
यूनिट कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा बेटा, पहले तो आ जाएगा आरएम की कॉस्ट कितनी लगेगी, फिर क्या आ जाएगा आपका लेबर की कॉस्ट कितनी लगेगी, और इसके बाद ओवरहेड की कॉस्ट कितनी लगेगी। बस। क्या आरएम की कॉस्ट के लिए कोई नई साइंस लगानी है? नहीं बेटा, वही साइंस लगानी है, कितने रुपए का मटेरियल कितने लगेगा, बस खत्म। हमने अभी तक जितने भी आरएम वगैरह पढ़े हैं सब कुछ क्या है, क्या हमने लॉस कंसिडर किया है? नहीं किया। आगे जाऊंगा ना मैं आपको लॉस की भी बातें बताऊं, आगे जाऊंगा ना मैं आपको खुद लॉस की बातें बताऊंगा। क्यों नहीं बता रहा अभी, जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉस वगैरह और वो सारी पंचायतें हम जब प्रोसेस कॉस्टिंग में कवर करेंगे ना, आपके मगज के सारी गिरें खुल जाएंगी, सारी गिरें खुल जाएंगी। आप जो अभी बहुत सारा आपको दिमाग आपका जो है ना कहीं कहीं ब्रेक ब्रेक कर रहा है ना, वो ओवरक्लॉक करना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो परेशान होने की नीड नहीं है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास लीटर ऑफ पेंट दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें इतने लगते हैं, इसमें इतने लगते हैं, इसमें इतने लगते हैं, ठीक है। और इसने कहा कि कितने चाहिए आपको, 6 कोट्स ऑफ पेंट चाहिए, लीटर्स पर यूनिट 7 लीटर इसमें लगते हैं, ठीक है। अब इसमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा आपके पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास पेंट स्टीयरिंग बैच, बड़ा मुख्तलिफ मामला है इसका भी। इट हैज 3 कस्टमर गीगा 6 कोट्स ऑफ पेंट्स, एक 4 कोट्स ऑफ पेंट्स और 3 कोट्स ऑफ पेंट्स, ठीक है। और आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। अब नीचे दे दिया है ना, छोड़ो ना इसको, क्यों हम इसकी सरदर्दी में पड़े। लिखा हुआ तो है कॉस्ट ऑफ पेंट पर यूनिट, दिया हुआ है। आगे क्या कहता है, अब ये देखो इसने लीटर ऑफ पेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहीं पर साइंस है और कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ पर 7 लीटर लगता है, यहाँ पर 5 लीटर लगता है, यहाँ पर 4 लीटर लगता है। लीटर जो पेंट की बात की तो जाहिर सी बात है, आप इससे इसको जर्ब दे दोगे, इससे इसको जर्ब दे दोगे, और इससे इसको जर्ब दे दोगे, तो टोटल लीटर जो पेंट आपके पास आ जाएगा, तो उसको आप अकॉर्डिंगली डिवाइड करा दोगे। कोई इतनी बड़ी साइंस वाली बात, इस सवाल को जरूर खुद से सॉल्व कीजिएगा, बिना इसके सोल्यूशन को देखे, बिना इसके सोल्यूशन को देखे। अगर सोल्यूशन देखा तो यकीन माने आप अपना नुकसान कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी आप लोगों को इस चीज की तरफ राग़िब नहीं कराऊंगा कि आप लोग सोल्यूशन देखें। हाँ, आप लोग कर लें फिर सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन देख के अगर सवाल सॉल्व करना शुरू कर दिए ना आप लोगों ने, तो बस तबाही स्टार्ट है वहीं से। दिमाग चैलेंज में ही नहीं आएगा, उसको जरूरत ही नहीं है क्या करने। इस सवाल को करेंगे, स्टेप्स क्या होंगे। स्टेप सबसे पहले तो आपने पॉइंट्स ढूंढने। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, मटेरियल। मटेरियल बेटा ये रहा लिखा हुआ, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए, लेबर। लेबर में बेटा लिखा हुआ ये रहा आपके पास मशीन अटेंडेंट टाइम है ना, ये आपके पास लेबर। इसके अलावा कोई लेबर है ही नहीं इसमें, ठीक है। और आप देखें वो खुद बता रहा है कि इसके अंदर पेंट स्टीयरिंग और ये सब जो है आपके पास तीन तीन ओवरहेड ये लगने, बस खत्म बात। तो मशीन अटेंडेंट्स आ गया, मशीन अटेंडेंट्स का आपने 45 मिनट है, 86 रुपये। तो आप सिंपल सी बात है, 45 मिनट का मतलब क्या हो गया, 45/60, 0.75 आवर्स, 60/60 1 आवर्स, 50/60, तो ये आपका हो जाएगा 5/6 आवर्स। ये मैंने वैसे ही फैक्टर बना दिया, आप लोग पता है 5/6 का मतलब 50/60 ना, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बनाना है और सिंपली लेबर से मल्टीप्लाई करना है। ओवरहेड में देखिए 3 ओवरहेड है, पेंट स्टीयरिंग है, ये है और ये है। ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया कॉस्ट पूल, सही है। यहाँ पर आते हैं, ये इसके कॉस्ट ड्राइवर है। कॉस्ट ड्राइवर आपको क्या क्या चाहिए, बेचेज ऑफ पेंट चाहिए, कोट्स ऑफ पेंट चाहिए और लीटर्स ऑफ पेंट चाहिए, ऐसे ही है। बेचिस ऑफ पेंट्स, अब देखो यहाँ पर इसने खुद दिया हुआ है, ये तो पूरे पूरे निकाल के दिए हुए इसने। अब देखो बेचिस ऑफ पेंट में 10 8 और 6 कितने हो गए बेटा, 10 8 18 और 6 24 बेच ऑफ पेंट है आपके पास आ गया। टोटल कॉस्ट ड्राइवर आ गए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आ गया 24 बेच ऑफ पेंट। ये मैंने सवाल को आधा सोल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। इसके बाद क्या आ जाता है आपके पास, आपको क्या चाहिए दूसरा बेटा, कोट्स ऑफ पेंट चाहिए। अब यहाँ देखें कोट्स ऑफ पेंट्स, ये जो G101 है, G102 है, G103 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 इस तरीके से। इसके कितने यूनिट बन रहे हैं, 500, 400 और 300, ये 3 यूनिट बन गए। अब इसी तरीके से मुझे बताएं इनके कोड्स लिखे हुए हैं कहीं पर, सर कहाँ लिखे हुए हैं बेटा, देखो यहाँ तो नहीं लिखे हुए, इस एरिया में तो नहीं लिखे हुए, ये कहाँ लिखे हुए हैं बेटा, ये सवाल के इधर लिखे हुए हैं। इसके अंदर कहता है कि 101 को 6 कोट चाहिए, 102 को 4 कोट चाहिए और 103 को 3 कोट चाहिए। 6 4 3 लिख दो यहाँ, 6 4 3। अब कोट निकालो, 500 × 6 3000 कोट, 400 × 4 1600 कोट, 300 × 3 900 कोट्स।
अब निकालो 900, 2500 और 3000, ये हो गए 5500 कोट्स। ये मैंने निकाल दिया आपको। और क्या चाहिए जिंदगी में बेटा? ये तो बहुत मुश्किल था ना? नहीं था? बहुत मुश्किल था ये तो। कोई मुश्किल नहीं है, जहन को खुलना है, जहन को। लीटर्स ऑफ पेंट की तरफ आ जाते हैं। अब लीटर ऑफ पेंट में देखें, इसी तरीके से जैसे G101 का मैंने लिखा, ये लिखा 1 2 और 3, यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये कहता है 7 5 और 4, बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं 7 5 और 4। ये 500, 400 और 300। और इसी तरीके से आपके पास 7 पंजा 3500, 5 चौके 2000, ठीक है, 4 तिया 4300, कितना हो गया? 1200। तो ये भी आपके पास आ गया 1200, 2000, 3200, 3200 और 3700। बेटा ये हो गए आपके 6700। और क्या चाहिए भाई जीने के लिए? और क्या चाहिए? सवाल का पूरा मैंने आप लोगों को पोस्टमार्टम करके दे दिया। कितनी देर लगी? यू कैन नोटिस द मिनट्स इफ यू आर व्यूइंग द रिकॉर्डेड लेक्चर। आप अगर नहीं, अभी आप लोग लाइव ले रहे थे, आप लोग नोट नहीं कर पाए, रिकॉर्डेड में जाके देख लीजिएगा। इट वोंट टेक 3 to 4 मिनट्स की ये मुझे पूरा डेटा बनाने में, पूरा डेटा बनाने में 3 to 4 मिनट्स लगे। यानी कि अगर आप सवाल को 3 4 मिनट्स में, 2 मिनट 2.5 मिनट में आप एनालाइज कर लेते हैं और 3 4 मिनट में आप डेटा बना लेते हैं, सवाल सोल्व हो गया। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इतना तूफानी नहीं है, ठीक है? जब तक फिर देख लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। 5 1 मिनट आप वेट कर लें, फिर ये सब में खत्म हो जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग खत्म कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारी पाकिस्तानी चीज़ के ऊपर, जिसका नाम है लेबर। ठीक है, अब देखें, लेबर के अंदर हमारे पास जब भी लेबर जहन में आता है तो हमारे जहन में बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि सर लेबर के जो आर होंगे मल्टीप्लाई बाय लेबर का जो रेट होगा। ये आपके पास सिंपल लेबर की क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी। फॉर्मूला भी यही है, कोई इसमें तो मुजाहिके वाली बात तो है नहीं। ये क्यों? बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन देखें, अज्यूमिंग योर सेल्फ इन एन इंडस्ट्री, जस्ट अब देखें, यहाँ पर आपके पास लेबर के आर इंटू लेबर कॉस्ट, मतलब लेबर रेट और लेबर कॉस्ट इन दोनों का मल्टीपल होगा तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? सिंपली सी कॉस्टिंग आ जाएगी आपके पास इसकी। लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई साहब। अगर आप अपने आप को अज्यूम कर लेना इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री के अंदर ये इस तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट वर्किंग काम नहीं करती। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पर, जब लेबर है तो ये वाले अगर फॉर्मूले को देखें ना, तो ऐसा लगता है ये लेबर जो है बिल्कुल सीधी है और ये बहुत ज़्यादा क्या है? प्रोडक्टिव है। ठीक है, और ये रेट भी जो है बिल्कुल क्या है? एग्जैक्ट है। ऐसे ही को लगता है ऐसे ही होता होगा, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्या अगर एक लेबर आई, ठीक है, उसको हमने कहा कि भाई हम आपसे 2 घंटे काम लेंगे और फिर हम 6 घंटे आपसे काम नहीं लेंगे, ऐसा होगा? चलेगा? इसका मतलब कुछ कमिटेड पेमेंट्स भी हो सकती हैं। ये सिर्फ तमहीद के लिए बयान कर रहा हूँ, क्योंकि आगे कुछ चीज़ें आएंगी तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसी तरीके से एक लेबर है, एक का नाम है पीटर और एक का नाम है जोसेफ। ठीक है, हमने दोनों को कहा कि भाई 10 रुपये पर घंटा ले लो, यानी कि $10 पर आवर ले लो। ठीक है, यूं ले लेते हैं इसको। सही है? मेरा सवाल है,
अगर मैं $10 पर आवर लेता हूँ, और क्या करता है ये, एक आवर में 4 यूनिट्स बनाता है, ये एक आवर में 3 यूनिट्स बनाता है। अभी मैं बात ही नहीं कर रहा स्टैंडर्ड क्या बोलता है। स्टैंडर्ड भी तो होगा ना कुछ एक स्टैंडर्ड सेट होगा। स्टैंडर्ड क्या होता है, इसको यूं समझ लीजिए, जो आप काम करते हैं अपने मुशाहिदात की बुनियाद पर, आप समझते हैं कि उस काम को इतने वक्त में या इस बेंचमार्क में होना चाहिए, इसको स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है, मैं इसके अंदर बहुत तमहीदी में कलमाते हैं, लेकिन आसान लफ्जों में समझें। अगर आप कहते हैं कि स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर 1 किलो मुर्गी पकाई जाए तो वो 3 दोस्त खा सकते हैं, ये स्टैंडर्ड है। लेकिन एक दिन आपका दोस्त कोई जो है 3 बंदों में से एक बंदा निकल आया पेशावर का, पेशावर वालों की माशाल्लाह खुराक होती है जो कितने भी पठान को होते हैं, क्योंकि थोड़े से मजबूत तरीन लोगों में शुमार होते हैं, थोड़ा सा जानदार। अब वो 2 लोग ही खा गए, तो ये स्टैंडर्ड तो इधर का नहीं रहा, फिर आपका स्टैंडर्ड बराबर नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, देयर आर एक्सेप्शंस, बट स्टैंडर्ड क्या होता है, जो आपके पास जो भी मुशाहिदात होते हैं, किसी तरीके के भी मुशाहिदात हो सकते हैं, ये मैंने जनरल मुशाहिदात कहे। इंडस्ट्री में क्या होता है भाई, ये बंदा है, ये बनता है यूनिट, तो हमने देखा है कि एक बारी में ये मशीन कहती है कि एक बारी में 100 पीस निकाल देगी, ये मशीन की रेटेड कैपेसिटी है। लेकिन हमने मुशाहिदा किया है कि 100 ज्यादती है, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी सी वेरिएशन की जाती है तो ये 80 पीस से ज़्यादा नहीं निकाल पाती। तो ये क्या बन गया, स्टैंडर्ड। देयर आर सो मेनी स्टैंडर्ड्स। तो इसी तरीके से हमारे पास लेबर में भी इसी तरीके से बेटा चल रहा होता है काम। ठीक है, अब जब कभी भी आप लेबर को पेमेंट देने की बात करते हैं, तो आम तौर पर लेबर कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि लेबर का पेमेंट प्लान क्या है। ये छोटी छोटी चीज़ें, असल चीज़ जो इसके अंदर है वो है एफिशिएंसी की, जिसका नाम है लेबर लर्निंग कर्व, और दूसरी चीज़ है आपका वेज इंसेंटिव प्लान। बस पूरे लेबर में ये दोनों चीज़ें हैं जो आपको सोचने के लिए मजबूर करती हैं। अदरवाइज लेबर सीधी सादी खीर है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, कोई इतनी बड़ी चीज। आप कह रहे हैं सर आपने सब में यही कहा, देखें मटेरियल में मैं अब भी कहता हूँ कि मटेरियल का सवाल कॉम्प्लेक्स बनता है, बन सकता है, बनाते रहे पास्ट में, बहुत एक्सपर्टीज आएंगे। लेबर के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सवाल बन नहीं पाता। क्या कर लोगे लेबर से, आप बोलोगे इसने आइडल किया, वो आप वैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ लोगे किस तरीके से आइडल के वेरिएंसेस होते हैं, क्यों निकलते हैं, आइडल टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड आइडल टाइम क्या होता है, एक्स्ट्रा आइडल टाइम क्या होता है, वो सारी बातें हम इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन इन जनरल अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यही चीज होती है। अब इसमें आ जाता है क्या, वेजेस पेड ऑन द बेसिस ऑफ, अब एक पहली चीज आ जाती है कि आप देते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी। दूसरा आपके पास कर देते हो बेसिस ऑन टाइम, और तीसरा है बेसिस ऑन स्किल। ठीक है, अब देखें, अगर आप कोई मयारी बुक का मुताला करेंगे इंशाल्लाह, कभी मौका लगे पढ़ने का, इसको कहते हैं वैसा पीस पे बेसिस होती है, ये होती है टाइम पे बेसिस, और इसको कहते हैं बेटा वेज डिफरेंशियल। इसका पीस पे बेसिस का मतलब क्या है भाई, तुम 1 यूनिट बनाओगे तो तुम्हें लेट से $1 मिल जाए, जितने तुम यूनिट बनाओगे उतनी तुम्हारी पे बढ़ती चली जाएगी। इसी तरीके से ये आर बेसिस है, उसको हमने कहा तुम 1 आर काम करोगे, हमने कहा हम तुझे $10 देंगे, ये तेरी तनख्वाह है। इसमें जो ये डिफरेंशियल की बात आती है ना, तो देखो इसमें ऐसा हो सकता है कि एक जगह पर 4 लेबर है, एक की $10 पर आर है, एक की $15 पर आर है, एक की $8 पर आर है, एंड सो ऑन, या $9 पर आर है। क्यों होती है, ये होती है ड्यू टू देयर स्किल सेट। आमतौर पर वेज जो, आमतौर पर इसमें भी मजीद क्लासिफिकेशन हो सकती है, आमतौर पर लेबर को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक कहलाती है अनस्किल्ड लेबर, एक कहलाती है सेमाई स्किल्ड लेबर, और एक कहलाती है स्किल्ड लेबर।
ये सब में हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकती है, सेल्स में, एडमिन में, सेलिंग में, हर जगह हो सकती है, हर जगह। यानी कंपनी के प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट में भी, मतलब के प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में ऐसी भी हो सकती है और नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी हो सकती है। अनस्किल्ड क्या होता है? जो बिल्कुल फ्रंट एंड के रूटीन टास्क, छोटे टास्क करने वाले। हाँ, ये भी डिफिनेशन चेंज हो सकती है। अनस्किल्ड का बिल्कुल मतलब, एक तो अनस्किल्ड वो होते हैं जो बिल्कुल जो है मजदूरी का काम करते हैं, ठीक है। एक अनस्किल्ड वो होते हैं जिसको आप कह सकते हो कि यार ये मजदूरी का काम नहीं करते, लेकिन ये थोड़े बेटर है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको मिसाल दूं, तो आपने घर बनवाएंगे तो वहां पर टाइल्स का काम करवाया, ठीक है। तो एक बेटा होता है टाइल फिक्सर, जो टाइल लगाता है, और एक होता है इसमें हेल्पर। ये दो लोग होते हैं। ये टाइल फिक्सर क्या है? इसको आप सेमाई स्किल्ड कह सकते हैं, और हो सकता है किसी सबब से वो स्किल्ड में भी चला जाए उस नेचर के, लेकिन आमतौर पे नहीं जाता। और हेल्पर जो होता है वो अनस्किल्ड में आप कह सकते हैं। तो इस तरीके के आपको छोटे छोटे टॉपिक्स लेबर में नजर आएंगे। अब आ जाता है आपके पास प्रोडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। ये छोटी छोटी चीजें, इसीलिए इनको सिर्फ गुजार रहा हूँ और कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि एक बंदा है पीटर और एक बंदा है जोसेफ। ये एक आर में किसी चीज के 3 यूनिट बनाता है, और ये एक आर में किसी चीज के 5 यूनिट बनाता है। तो मुझे बताइए, आप अगर होते हैं तो आप जोसेफ को हायर करते या पीटर को? ऑब्वियसली आप पीटर को हायर करते हैं, जोसेफ को हायर करते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं इसकी क्या ज्यादा है? प्रोडक्टिविटी ज्यादा। प्रोडक्टिविटी इज द मेजर कि लेबर जो है कितने टाइम में कितना एफिशिएंट काम करती है। आमतौर पर इस प्रोडक्टिविटी को भी नापा जाता है किसी न किसी पैमाने से, जिसको स्टैंडर्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्टैंडर्ड कहता है कि एक आर में, और ये स्टैंडर्ड किसने, ये स्टैंडर्ड कौन है? टोबू बोलता है। ये टोबू बोलता वाला स्टैंडर्ड नहीं है, ये आपके मुशाहिदात पर होता है। एक आर में लेट सपोज करो 4 यूनिट्स लेबर बना लेती है, तो इसका मतलब ये बिलो स्टैंडर्ड और ये अबव स्टैंडर्ड है, हो ना। अब मुझे एक बात बताएं, जो बिलो स्टैंडर्ड है अगर उसको मिलती है सजा, यहाँ तो बात समझ आती है। लेकिन जो अबव स्टैंडर्ड है उसको आपको क्या देनी चाहिए? जजा देनी चाहिए, उसको तोहफा देना चाहिए उसका। यानी वो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है तो वो क्या करना चाहिए? तोहफा देना चाहिए। ये कर क्या रहा है? ज्यादा काम कर रहा है। देखो ये असल में क्या कर रहा है, अगर मैं 5 यूनिट बनाने की बात करूं तो 5 यूनिट बनते हैं 1.25 आर में, और ये कितने आर में बना रहा है? एक आर में। तो ये 0.25 का आपको टाइम सेव करके दे रहा है। तो सर हम क्या करें, इसको 1.25 घंटे के पैसे दे दें? वाह, आप उसको सारा का सारा ही बेनिफिट ट्रांसफर कर, देखो आपको बेनिफिट तो 0.25 आर का है। तो हम क्या करें, इसको सारे के सारे पैसे ट्रांसफर कर दें, 1.25 घंटे के पैसे दे दें? भूल जाओ। सिर्फ समझाना मकसूद था कि एफिशिएंसी से सजा और जजा का मुकदमा चलता है, ठीक है। इसके अलावा एक दो और चीजें प्रोडक्टिविटी रेशो के छोटे मोटे एग्जाम्पल है, तो उसको प्रोडक्टिविटी रेशो की बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को ही करते हैं कि प्रोडक्टिविटी रेशो की बात कर लेते हैं। एक ये कहता है एक मिस्टर एक्स है, ठीक है। अब मिस्टर एक्स नहीं, हम इसको काम कर लेते हैं मिस्टर पीटर, सही है। और इज सपोज टू प्रोड्यूस 6 यूनिट्स इन एवरी आवर, यानी कि 6 यूनिट्स उसको पर आवर प्रोड्यूस करने चाहिए, ठीक है। और द प्रोडक्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्टिविटी रेट इज 6 यूनिट्स पर आवर फॉर एवरी एम्प्लॉय। स्टैंडर्ड भी यही है, यानी स्टैंडर्ड कहता है कि हर एम्प्लॉय को 1 घंटा काम करे तो कितने यूनिट बनाने चाहिए? 6 बनाने चाहिए। उसने क्या किया, उसने कहा भाई ड्यूरिंग वीक, सही है। इसने 252 यूनिट्स बनाया। इसने क्या किया, इसने बनाया 252 यूनिट्स, ठीक है। और इसने आवर्स कितने कंज्यूम किए? 38 आवर्स।
अब पहला हम डिसीजन कर लेंगे ना, पहला डिसीजन अगर हम बात करें इसको पर आर पे डिवाइड कर दें, यानी ये 38 को डिवाइड कर दें 252 से, जरा कीजिएगा कितना आता है। ये बनता है कोई 6.63157, यानी इसने हर घंटे में 6 यूनिट से ज्यादा बनाया। इसका मतलब ये बंदा कौन है? ये अबव स्टैंडर्ड परफॉर्मर है, ऐसा ही है? ऐसा है नहीं है सर? ये कितना बना रहा है इन टर्म्स ऑफ? तो बस इस 6.3 को 6 से डिवाइड कर दें तो कितना बनता है? ये 110% बनता है तकरीबन। अब इसमें पूरी एक तरीके की वर्किंग निकली हुई है और यूं होना चाहिए वो, मैं कहता हूँ इसने एक्चुअल कितना बनाया इसको डिवाइड कर दो कि स्टैंडर्ड कितना था, तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रोडक्टिविटी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या ड्राइव हुआ? एक्चुअल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड, और आप इसको इन टर्म्स ऑफ किस में ले लो? परसेंटेज में। तो ये आपके पास क्या आ जाता है? प्रोडक्टिविटी रेशो। सिंपल है ना, ये प्रोडक्टिविटी का रेशो बन गया। अब इसमें आप जब पढ़ोगे तो आपको नजर आएगा ओ भाई इसने तो आधे पेज का सवाल बनाया है और ये सारी चीजें हैं, फलाना है, धमाका है और ये सारी चीज। अब एक और छोटा सा टॉपिक है, असल में इसमें छोटे छोटे बहुत टॉपिक है, और मेरा असल मकसद क्या है? असल मकसद है आपको पहुंचाना कहाँ पर? कहाँ पहुंचाना है आपको? मुझे बेटा, मुझे आपको पहुंचाना है कि लेबर आर ओ अपना क्या नाम है, लेबर लर्निंग कर्व पे और वेज इंसेंटिव प्लान पे। बस ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपको तंग करेंगी। तो हम इंशाल्लाह फिर इसकी आखिरी में समरी भी निकाल लेंगे कि लेबर क्या होती है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एक समरी लिख लेंगे, लेकिन फिल वक्त इसको इधर ही रखते हैं। अब आ जाते हैं लेबर पेमेंट पे। जैसे कि हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं कि लेबर पेमेंट कैसे होती है सर, ये होती है या तो पर पीस होती है या पर आर होती है। पर पीस भी कह सकते हैं, यूनिट भी कह सकते हैं, बात एक ही है। अब आ जाते हैं हम कि पर पीस दें या पर आर दें। देखें, जहां आप पर पीस देंगे ना, जहां आप पर पीस देंगे तो पर पीस पे तो उसके रेट फिक्स रहेंगे ना, वहां पर वो आपके लिए क्या करेगा। लेकिन मान लेते हैं आपने किसी इजारा किया, आपने किसी के साथ, उसने वक्त का आपके साथ इजारा किया। इजारा मीन्स नौकरी कर रहा है वो कह रहा है भाई मैं आपके साथ 8 घंटे का इजारा करता हूँ कि रोजाना आपके पास मैं 8 घंटे काम करूंगा। हमने कहा ठीक है, और 8 घंटे के बाद मैं जो है नहीं काम करूंगा। हमने बोला तू काम कर ले, इस दफा है ना हमें 2 आवर्स एक्स्ट्रा काम कराने। 2 आवर्स क्या करने? एक्स्ट्रा काम कराने। तो तेरा रेट है ना $10 पर आवर, तो वही तू ले लेना। उसने बोला मैं अपने एक्स्ट्रा आवर्स आपको स्टैंडर्ड रेट पे क्यों बेचूं? मेरे स्टैंडर्ड आवर्स को मैं स्टैंडर्ड रेट पे बेचूं तो ये तो बात समझ आती है, लेकिन जब मैं कर रहा हूं क्या? ओवर टाइम। तो ओवर टाइम को मैं आपको सस्ते रेट में क्यों बेचूं? आप मुझे दें। आप इंडस्ट्री में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा ओवर टाइम पे प्रीमियम लगता है। कितना लगता है? इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स। 1.2 का फैक्टर भी लगता है, 1.5 का फैक्टर भी लगता है, 1.7 का फैक्टर भी लगता है, 2 का फैक्टर भी लगता है, 4 का फैक्टर भी। इट डिपेंड ये मतलब अंधी दुनिया है बिल्कुल। लेकिन इन जनरली क्या होता है, ये 1.5 से 2 का फैक्टर होता है। फैक्टर से मुराद क्या है कि अगर ये 10 का है, आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से या 2 से, तो ये कोई 15 या 20 आ जाता है। तो ये 10 और 5 रुपए का जो डिफरेंस है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। इसका मतलब ये हो गया कि लेबर को जब कभी भी हम आर पे पे कर रहे होते आर पे पे कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए फिर दो कंपोनेंट आ सकते हैं। नंबर वन, लेबर आर भी हम उसको लेबर की जनरल स्टैंडर्ड भी पे कर सकते हैं और ओवर टाइम प्रीमियम भी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इसको आज यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी अगली क्लास में हम लेबर को फुल फ्लैज करेंगे, कुछ सवालात के साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी तक का खुलासा ये है कि वी हैव डन विद मटेरियल वैल्यूएशन, वी हैव डन विद मटेरियल मैनेजमेंट, वी हैव डन विद इन अपना ओवरहेड, वी हैव डन विद इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग।
सबके सवालात, चारों के सवालात आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो सबके सवालात जो है आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप लोगों की इस क्लास का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है लेबर वगैरह की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके सवालात पास पेपर में मिल जाएंगे, मेरे पास भी अवेलेबल है, पास पेपर में भी अवेलेबल है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इसमें दो किस्म के सवालात आते हैं, टू टू टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं बेटा। एक तो क्वेश्चन आते हैं जो स्पेसिफिकली लेबर से होते हैं रिलेटेड, बल्कि टू भी नहीं कहूँगा, थ्री कहूँगा। एक आते हैं जो सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, उसके अंदर लेबर का छोटा सा टुकड़ा डाल दिया जाता है। और एक होता है कि किसी और कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक टॉपिक के अंदर इसका कुछ हिस्सा पूछ लिया जाए। यानी कि एक सवाल जो बिल्कुल लेबर से रिलेटेड होगा, लेबर का एक बिल्कुल बड़ा सवाल बन जाएगा। एक सवाल होता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड करता है, यानी कि उसमें आपको पूरी कॉस्ट बनानी है और उसमें लेबर की एक ट्विकिंग करके दे दिया आप। और एक सवाल होता है कि जिसके अंदर कोई और टॉपिक, जैसे आप आगे पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग में एक चीज होती है रिलेवेंट कॉस्टिंग, वहां पर कोई चीज डाल के दे दी। और भी बहुत सारी तरीके की चीजें हो सकती हैं, तो परेशान होने की नीड नहीं है। अच्छे क्वेश्चन है, मजे के क्वेश्चन है, मजा आएगी आपको। मजा आएगा बेसिकली पढ़ने में। और ये सारी चीजें आपको समझ आएंगी। लेबर बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि लेबर पे अगर हमने ध्यान देना है तो लेबर के अंदर हमारे पास दो तीन एरियाज है। एक तो है लेबर की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, हमने इसकी तरफ ध्यान देना है। ठीक है, एक हमारे पास है लेबर का बेसिकली लेबर लर्निंग कर्व। ये लर्निंग कर्व क्या होता है इसके बारे में समझेंगे इंशाल्लाह। और एक हमारे पास है कि वेज इंसेंटिव प्लान, बस। अच्छा, वेज इंसेंटिव प्लान के कुछ थ्योरीज हैं, वो आपके कोर्स में एज इट इज नहीं डली हुई, लेकिन उसका कुछ ना कुछ पार्ट ऐसे डला हुआ है, तो मैं उसको थ्योरी भी आपको रेफर कर दूंगा ताकि आपको पता हो कि ये कहाँ से आया, हवा में नहीं आया कुछ भी है। स्टैंडर्ड थ्योरीज हैं, कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट थे, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने उस चीज को बनाया, तो ये सारी चीज। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल कल इसको देखते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।